morning. Hello everyone. This is Pallavi and I'll be starting with labor welfare subject code 55 under the UGC net category. Great. So I'll be starting with unit 9 first of all, which says about labor welfare. Great. So before actually going into the टॉपिक सब्जेक्ट मैटर, लेट्स हैव अ लुक एट द सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा सिलेबस क्या है यूनिट 9 का। तो थोड़ा सा एक ईजी हो जाता है चीज़ों को समझना और उनको उस तरह से पढ़ना अगर आपका एक माइंड सेट हो जाता है कि क्या उसकी अंदर की कैटेगरीज हैं। सो योर यूनिट 9 सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जैसा कि आपको दिख रहा है। फर्स्ट वन इज लेबर वेलफेयर एंड अनदर वन इज सोशल सिक्योरिटी। लेबर वेलफेयर में इस वाले वीडियो में वील कवर अबाउट द फर्स्ट टॉपिक दैट इज योर लेबर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी। हमारे आने वाले वीडियोस में कवर आगे होता जाएगा जैसा कि आप लोग देखेंगे। फाइन, तो हम लेबर वेलफेयर में आज के टॉपिक में देखेंगे। सबसे पहले मीनिंग देखेंगे हम इसकी, देन डेफिनेशंस आई विल गिव यू, वेरियस डेफिनेशंस आई विल गिव यू, और ये भी बताऊंगी साथ में कि किस तरह से इनसे क्वेश्चंस भी पुट अप हुए हैं। डेफिनेशंस को आप किस तरह से पढ़ सकते हो, बिकॉज आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मगिंग अप और just learning so many definitions when you have so many, तो it's not easy कि आप पूरा उसको पढ़ लो, रट लो, but how to take out key points from that and then you remember so that you are able to answer the questions in your exam. हमारा एम तो वही है, हमें आंसर करना है एग्जाम्स में। ग्रेट, नेक्स्ट वी कम टू द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि टोटल कॉन्सेप्ट हो गया, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, सोशल कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। सो हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी इसमें देखेंगे। ग्रेट, अब स्कोप क्या है, स्कोप मतलब उसका एम क्या है। लेबर वेलफेयर की स्कोप क्या है कि उनके लेबर्स का अच्छे से हेल्थ उनकी अच्छी हो, उनके वर्किंग एनवायरनमेंट पे अच्छे से फ़र्क पड़े और उनके ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हो, उनकी हाउसिंग फैसिलिटीज़ हो। तो ये सारी चीज़ें हम स्कोप में कवर करेंगे। नाउ नेक्स्ट कम इज़ योर टाइप्स। टाइप्स किस किस तरह के लेबर वेलफेयर हो सकते हैं। एक एक्स्ट्राम्यूरल हो सकता है, एक इंट्राम्यूरल हो सकता है। ऑल राइट, सो व्हाट इज इंट्राम्यूरल? द फैसिलिटीज विच इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, बाय द गवर्नमेंट इनसाइड द फैक्ट्री और द इंडस्ट्री। जब हम अंदर उसको प्रोवाइड करते हैं जहाँ हमारा वर्कर काम कर रहा है, उसको कहते हैं इंट्राम्यूरल फैसिलिटीज। एंड एक्स्ट्राम्यूरल मतलब इट इज़ ऑल्सो एक्सटेंडिंग आउटसाइड दी वर्किंग आवर्स ऑफ दी वर्कर। उस वो काम करके घर चला जा रहा है तो भी हमारी फैसिलिटीज़ वहाँ स्टॉप नहीं होंगी, लेकिन उसके साथ साथ जाएंगी, जैसे कि हाउसिंग फैसिलिटीज़ हो गई, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो गई, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, जो कि इवन उसके वर्किंग आवर्स के बाद भी वो कैरी ऑन करेगी। ऑल राइट, तो इसमें हम कई सारी चीज़ें देख सकते हैं टाइप्स में कि वॉलंट्री भी होती है। फाइन की एम्प्लॉयर्स को ज़रूरत नहीं है लॉ की, लाइक स्टैट्यूटरी है। अगर स्टैट्यूटरी फैसिलिटीज है दैट मीन्स इट इज़ रिटन इन द लॉ। वो तो गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको देना है तो आप दे ही रहे हो। लेकिन कुछ वॉलंट्री भी होती है कि एम्प्लॉयर्स अपनी तरफ से देते हैं। एंड डेफिनेटली अगर वॉलंट्री है तो वो एफिशिएंसी वर्कर्स की 110% इंक्रीज करेगी एंड विच विल अल्टीमेटली गो बैक टू एम्प्लॉयर्स ओनली। वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो किसका फ़ायदा होगा? एम्प्लॉयज़ को। काम तो आप मेरे यहाँ करोगे आके ना, तो मेरी प्रोडक्शन अच्छी होगी, मेरे यहाँ बहुत एंथुजियाज़म होगा, अब बहुत इंटरेस्ट से काम करोगे। तो अगर जो आप दे रहे हो अपने लेबर्स का अगर वेलफेयर करा रहे हो तो इट विल ऑटोमेटिकली कम बैक टू द एम्प्लॉयर्स। ठीक है, सो बोथ द पार्टीज विल बी बेनिफिटेड। नाउ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। थ्योरीज में क्या है, जैसे कि प्लिकेटिंग थ्योरी हो गई, पुलिसिंग थ्योरी हो गई, ये सब डिस्कस करेंगे। एंड प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट इफ यू सी अबाउट look to these three new topics, if you'll see to this, industrial health and hygiene है, industrial accidents and safety, occupational diseases। अगर आप ये तीन देखोगे तो ये तीन newly added, like these are the new insertions to the syllabus which has been added newly। फाइन, तो इनसे अब तक सिर्फ एक क्वेश्चन पुटअप हुआ है, वो भी occupational diseases से था। तो ये देख सकते हैं कि हाँ यूजीसी से कुछ प्रोबेबिलिटी है कि इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं इन फ्यूचर इन अपकमिंग एग्जाम्स, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। ओके, सो हिस्ट्री। सो बिफोर नोइंग व्हाट इज लेबर वेलफेयर, लेट्स हैव अ लुक कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसी क्या नीड्स थी, क्या चीज़ को ऑब्जर्व करा गया जिसकी वजह से लेबर वेलफेयर को स्टार्ट करने का हमारा ये लेजिस्लेशन पास हो या एक्ट्स पास हो, इसकी क्या ज़रूरत हो गई।
So we can see over here, during the early period of industrial development, efforts towards workers' welfare was largely made by social workers. अगर आप पहले के पीरियड में देखोगे तो वहाँ पर जो लेबर वेलफेयर की बात करी गई है वो सबसे पहले सोशल वर्कर्स ने स्टार्ट करी थी, देन फिलैंथ्रोपिस्ट ने करी थी. फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होते, लाइक दोज वर द रिच पीपल ऑफ दैट टाइम एंड दे डिसाइडेड टू हेल्प दी पुअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी कि चलो हम हेल्प करते हैं आपकी. देन some social leaders like religious leaders were also there. और आप ये सारी थ्योरीज भी देखोगे, लाइक वी हैव थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर इन विच वी विल टॉक अबाउट फिलैंथ्रोपिस्ट थ्योरी एंड देन रिलीजियस थ्योरी, देन प्लेकेटिंग थ्योरी, देन पुलिसिंग थ्योरी. तो ये सारी थ्योरीज भी हैं और अभी हम देखेंगे. सो दीज ऑल दे डिसाइडेड, लाइक क्योंकि कोई वहाँ पे लेजिस्लेशन नहीं था, कोई एक्ट नहीं था, सो दीज सोशल वर्कर्स एंड दीज फिलैंथ्रोपिस्ट एंड रिलीजियस लीडर्स, इन्होंने सोचा कि चलो हम कुछ करते हैं to just enhance the living condition of these laborers. तो वो साथ में आए थे, just कहते हैं ना इंसानियत के तौर पे किसी की हेल्प करना. Okay, so before the introduction of labor welfare and other legislations in India, the condition of laborers were very horrible. आप समझ सकते हो कि जिस समय कोई ऐसे बात नहीं उठी थी, कोई लेजिस्लेशंस नहीं बने थे, कोई एक्ट्स नहीं थे, तो उस समय बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था लेबर्स का. कोई वर्किंग आवर्स ही नहीं है कितनी भी, और चाइल्ड लेबर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर था. लॉन्ग वर्किंग आवर्स, कोई सैनिटेशन की कोई भी व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे, अरेंजमेंट्स नहीं थी कि कोई सेफ्टी मेजर्स भी वहाँ पर नहीं थे. तो इन सारी चीज़ों के रहते हुए ये एक बहुत ही इमरजेंस नीड, लाइक वी कैन ऑल्सो सी दैट yes they were human beings and on humanitarian grounds आपको देना ही है उनको. तो fine, so labor welfare that came into the movement. Alright, so we'll first of all talk about pre-independence era. इंडिपेंडेंस से पहले की बात कैसे हुई थी, ठीक है. तो क्या हुआ, there was factory commission, and in 1875 it saw and it tested some of the workers that were working in Bombay Mill Textiles. वहाँ पे वो काम कर रहे थे, कुछ लेबर्स थे, उन्होंने देखा कि उनकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा हॉरिबल है और वो बिल्कुल भी बेरेबल नहीं है. देन इसको देखते ही तुरंत वहाँ पर एक एक्ट पास किया. दैट वाज द फर्स्ट एक्ट, दैट वाज द फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट इन इंडिया, दैट वाज पास्ड इन 1881. Then another act was also got passed, that was in 1891. So both these acts, 1881 वाला भी 1891 वाला भी, दोनों एक्ट का क्या था ऑब्जेक्टिव, ये था कि उनकी जो वर्किंग आवर्स उनको अब थोड़ा मिनिमाइज कर दो, उनको थोड़ा सा लिमिट कर दो. ऑलराइट, नेक्स्ट नाउ वील टॉक अबाउट पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड. पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ आपका कि जो भी चीज़ें आपने प्री इंडिपेंडेंस में करी थी, जैसे कि हमारा एक पास हो गया था, एक्ट पास हो गया था हमारा कि हम उसको देंगे, लाइक दे ऑल स्टार्टेड रियलाइजिंग कि इनको देना चाहिए, लेबर इनका वेलफेयर होना चाहिए. सो उसका इफेक्ट क्या है कि आपको बाद में दिखा. जो फैक्ट्रीज एक्ट वहाँ पे एटलीस्ट पास हो गया था 1881 में, उसका इफेक्ट जो था वो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में दिखने लगा. किसी भी चीज़ का असर हमें बाद में दिखता है. एंड व्हाट वाज द इफेक्ट दैट वी कैन सी, सो वी कैन सी ओवर हियर दैट इन प्रोडक्टिविटी स्टार्टेड इंक्रीजिंग, उनकी प्रोडक्शन अच्छी हो गई. देन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कम हो गए, दैट मीन्स इंडस्ट्रियल टेंशन कम हो गई. वहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी वो कम हो गई. अब आप उनको इतनी अच्छी केयर फैसिलिटीज़ दोगे तो डेफिनेटली उनका मोराल बहुत हाई हो जाएगा, उनको एंथुसियाज्म होगा अपने काम करने में, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से उनकी लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी एम्प्लॉयर्स के साथ. ठीक है, ऑलराइट. तो अब हम आते हैं लेबर वेलफेयर के ऊपर. अभी हमने इतना सब कुछ समझ लिया कि हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे या उनकी टाइप्स क्या. तो लेबर वेलफेयर क्या है, सबसे पहले तो हमको ये ही समझना होगा. ऑलराइट, सो एक डेफिनेशन, एक मीनिंग जो हम देख सकते हैं इसकी, दैट इज़ मिनिमम डिज़ायरेबल स्टैंडर्ड्स. एक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हो गई, वो हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग शुरुआत से देखें. दैट इज़ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. आप वो तो दोगी, उनको खाने का अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी क्लोथिंग की व्यवस्था होनी, दैट इज़. फिर उसके बाद हाउसिंग उनको दीजिए अच्छी, साथ में हाउसिंग के साथ साथ उनको क्लीनलीनेस भी प्रोवाइड करवाइए. ठीक है, उनकी हेल्थ का भी आपको ख्याल रखना है. फाइन. उनको मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल असिस्टेंस दीजिए, जैसे कि फ्री मेडिकल चेकअप्स हो गए नाउ एंड देन. फिर उनको अच्छे डाइट प्लान्स आप बता सकते हो, क्योंकि अगर वो एक हज़ार्डस जगह काम करते हैं तो उनको एक अच्छी डाइट प्लान की बहुत ज़रूरत है, एक अच्छी लाइफस्टाइल की ज़रूरत है. उनको मेंटली भी बहुत हेल्दी होना चाहिए, तभी वो अच्छे से आके परफॉर्म करेंगे. उनकी एजुकेशन पे
और उनके बच्चों के एजुकेशन पे कि उनकी स्कूलिंग फैसिलिटीज़ क्या है, स्कूलिंग के साथ साथ उनकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब हम देते हैं, सो दैट ऑल कम्स अंडर लेबर वेलफेयर। सीधे शब्दों में बात यह है कि लेबर वेलफेयर की जब हम बात कर रहे हैं तो हम वेजेस की बात नहीं कर रहे हैं। वेजेस उसका हक है लेबर का, आपको देना ही देना है, दैट इज़ रिटन बाय द लॉ। फाइन, वो तो लॉ ने बनाया, तो गवर्नमेंट ने बनाया, आपको देना ही है ले वेजेस। वेलफेयर इज समथिंग आउट ऑफ द वेजेस, ओवर एंड अबव द वेजेस। कुछ और जब आप कर रहे हो उसके लिए, उसकी हेल्थ के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए, उसके उसके इंश्योरेंस के लिए, उसकी जॉब सिक्योरिटी देना मतलब एक आप उसको मेंटल कामनेस दे रहे हो कि हाँ भाई तुम्हारी तो जॉब है। उसके साथ में रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करवा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ गई हैं वेलफेयर में। ऑल राइट, साथ में जब आप वेलफेयर देते हो तो सिर्फ उस बंदे को नहीं मिलता है, लेबर को, साथ में उसकी फैमिली तक एक्सटेंड होता है। हमें अभी कितने सारे हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े, जैसे कि हाउसिंग फैसिलिटीज़ की अगर आप देखते हैं, या हेल्थ देख रहे हो, या मेडिकल चेकअप्स करवा रहे हो, या एजुकेशन देख रहे हो, तो ये सारी उसकी फैमिली तक भी एक्सटेंड हो रहा है। वो जा कर के उनकी बच्चों की भी एजुकेशन का ख्याल रखेंगे, उनके इंश्योरेंस का भी ख्याल रखेंगे, उनके मेडिकल चेकअप्स उनके फैमिली सबके होंगे वहाँ पर। फाइन। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम एक लेबर का वेलफेयर कर रहे हैं तो साथ में उसकी फैमिली का भी हो रहा है, एंड उनकी कम्युनिटी का भी हो रहा है, उनकी सोसाइटी का भी हो रहा है। बिकॉज अगर हम चाहते कि हमारी सोसाइटी का एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर जाए तो आपको लेबर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो ऊपर करना ही पड़ेगा, एंड देन अल्टीमेटली इट विल एनहांस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ आवर कंट्री ऑल्सो। तो वो तो एक डेवलपमेंट की बहुत बड़ी साइन होती है कि अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग SOL अगर ऊपर जा रहा है तो मतलब हमारी कंट्री भी डेवलप कर रही है। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट सेज अबाउट दैट इट इज़ ओवर एंड अबव द वेजेस। ग्रेट। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वेजेस नहीं भैया, अगर आप वेजेस दे रहे हो तो प्लीज़ ये मत सोचो कि वेलफेयर करो, नहीं, वो उनका हक है। उसके ऊपर जो आप उनको प्रोवाइड करवा रहे हो, फैसिलिटीज़ हो गई, एम्यूनिटीज़ हो गई, सर्विसेज हो गई, तो वो सारी चीज़ें हो गई आपकी वेलफेयर में। फाइन। एंड इट इज़ नॉट अ नेसेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री। नेक्स्ट थिंग आई वांट टू मेक क्लियर ओवर हियर कि ज़रूरी नहीं है कि वो इंडस्ट्री दे ही दे, वो एम्प्लॉयर के ऊपर भी डिपेंड करता है। कई कई जगह हमने देखा है कि इसको कौन दे सकता है, जैसे कि नीचे नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं एम्प्लॉयर भी दे सकता है। कभी कभी गवर्नमेंट भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती है कि उसको फैसिलिटीज़ देनी चाहिए लेबर को, क्योंकि लेबर इट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, तो लेबर के बिना तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से कहीं भी मतलब है। इफ़ लेबर इज़ नॉट देयर तो लैंड और कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को तो कोई मतलब नहीं है। सो लेबर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड इट हैज़ टू बी डेल्ट विद प्रॉपर केयर एंड अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। तो गवर्नमेंट भी इस बात का ध्यान रखती है, एंड ट्रेड यूनियंस तो होते ही हैं कि हमारे वर्कर्स को सही से उनको जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिले और उनकी डिमांड्स भी पूरी हों। फाइन। अभी हम देखते हैं कि इट इज़ अ डायमेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन का कैसे पार्ट हो सकता है लेबर वेलफेयर, कोई सोच सकता है? जब आप लेबर का बारे में सोच रहे हो, उनको अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हो, उनके घर के बारे में सोच रहे हो, उनके फैमिली के बारे में सोच रहे हो, उनकी इवन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सोच रहे हो, उनकी रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो किस तरह के रिलेशंस आप बना रहे हो? एम्प्लॉयर किस तरह का बना रहा है? हेल्दी, बहुत अच्छा, अच्छे से ट्रीट कर रहे हो आप उनको, बिल्कुल वो खुश होंगे, उनकी अच्छी कॉन्फिडेंस आ रही है, आप जॉब सिक्योरिटी दे रहे हो बंदे को कि तुम्हारी जॉब नहीं जाएगी। इससे बड़ी मेंटल सेटिस्फैक्शन कोई नहीं होती लाइफ में कि आपकी जॉब है एंड इट विल बी देयर विथ यू एंड इट वोंट बी टेकन अवे। सो दिस इज द मेंटल रिलैक्सेशन यू आर गिविंग एंड थ्रू दिस यू आर इनहांसिंग, यू आर, आप उसको रिलेशंस को अच्छा बना रहे हो। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस यहाँ पे बहुत अच्छे होंगे, और जिस वजह से कि वहाँ पे स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स और डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं होंगे, वहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होंगी, और अच्छे से वर्कर्स अपना काम कर सकेंगे। नेक्स्ट, ऑल राइट, सो दिस इज़ वन क्वेश्चन आई वॉन्ट टू जस्ट प्रेजेंट बिफोर यू ऑल। अभी हमने सबसे पहले पढ़ा है इसमें मीनिंग, ठीक है? तो मीनिंग से ही रिलेटेड एक मैंने दिसंबर 2019 दैट वाज द लास्ट अटेम्प्ट, एक क्वेश्चन आया था जो कि आइए हम सब इसको रीड करते हैं। टू स्टेटमेंट्स नेमली असर्शन एंड रीजन गिवन बिलो। फाइन, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आते हैं, हम सबको पता है।
Labor welfare implies the setting up of minimum desirable standards and the provision of facilities. लेबर वेलफेयर मिनिमम स्टैंडर्ड्स को तो कह रहा है इतना तो सेटअप करो ही करो, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ मिनिमम तो आप दो अपने लेबर्स को. रीज़न बिकॉज सच फैसिलिटीज एनेबल द वर्कर एंड हिज और हर फैमिली to lead a good work, family and social life. Is it correct? What do you think? Fine. So before moving further or having a look at the answer, just go back to the previous slide and read. Fine. Now read it. Labor welfare is setting up minimum desirable standards of the provision of facilities like क्या क्या फैसिलिटीज़ आप उनको दे रहे हो, मिनिमम में क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हो, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, मेडिकल, हेल्थ, ये सब आप दे रहे हो. सो दैट क्या करते हैं ऑल दीज फैसिलिटीज़, इन फैसिलिटीज़ से क्या हो रहा है, ऑल दीज फैसिलिटीज़ एनेबल द लेबर एंड हिज फैमिली टू लीड अ गुड वर्किंग फैमिली एंड सोशल लाइफ. उनकी वर्किंग लाइफ अच्छी होगी, उनकी फैमिली लाइफ अच्छी होगी, उनकी सोशल लाइफ अच्छी होगी. अगर आप ये सारी उनको एम्यूनिटीज़, ये सारे उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हो तो उससे क्या हो रहा है आपका, उससे ये हो रहा है कि उनकी फैमिली लाइफ अच्छी हो रही है, उनकी सोशल लाइफ अच्छी हो रही है, उनकी डेफिनेटली वर्किंग लाइफ अच्छी हो रही है. ग्रेट. तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. फाइन. तो हमने जो पढ़ा आप देख सकते हो कि इस तरह से क्वेश्चंस यूजीसी में पुटअप होंगे तो आपको मीनिंग भी बहुत क्लियर होना चाहिए, वो ट्रिकी भी हो सकता है एंड इट कैन बी चेंज्ड ऑल्सो. लाइक व्हाट आई हैव सीन व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, बिकॉज इट बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक थोड़ी सी हमें पता होना चाहिए ना कि किस पैटर्न से वो पूछता है. तो what I am seeing is that questions are not repeated, please, but yes, the concepts are repeated, जो कि आपको थरो एनालिसिस करने पता चलेगा कि किस टॉपिक से वो ज़्यादा पूछता है. अभी तो क्या है कि हमारे 3 न्यू टॉपिक्स बिल्कुल ऐड हो गए तो काफ़ी प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि उनसे भी क्वेश्चंस आगे पुटअप हो सकते हैं, जो कि हम उनको देखेंगे. आपको किसी वेबसाइट पे नहीं जाना है, अदरवाइज़ उनकी वेबसाइट्स हैं जो वो न्यू टॉपिक्स हैं, मैं उनके बारे में भी आपसे डिस्कस करूँगी इन डिटेल कि आपको वो कहाँ मिल सकते हैं, किस वेबसाइट के थ्रू आप पढ़ सकते हो. और मैं भी उनको एकदम कंसाइज फॉर्म में, एकदम शॉर्ट फॉर्म में, एकदम क्रिस्प फॉर्म में आपको डेटा प्रोवाइड करूँगी उससे रिलेटेड, ताकि आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत ना हो. फाइन. सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. नेक्स्ट वी हैव इज डेफिनेशंस. फाइन. द फर्स्ट वन सेज अबाउट आर्थर जेम्स टॉड. इन्होंने क्या कहा, देखो सबसे पहले तो बात ये होती कि हम कैसे पढ़े, इतनी सारी डेफिनेशंस है तो थोड़ी प्रॉब्लम तो हो जाती है ना कि कैसे इतनी सारी लर्न करें. आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस. तो इसका एक ही तरफ सिर्फ तरीका होता है कि आप इसको की पॉइंट पकड़ो, पढ़ो पूरी, क्या वो कह रहा है समझ लो. लेकिन अगर हमने समझ लिया डेफिनेशंस अच्छे से लेकिन फिर भी हम आंसर नहीं कर पाए नेट में, तो मेरी समझ का क्या फ़ायदा. मुझे तो नहीं लगता है कि मैं समझ गई उनकी बात को, लेकिन अगर मैंने उस आंसर नहीं दे पाई तो फिर. तो यहाँ पर आप देखो कि लेबर वेलफेयर मीन्स एनीथिंग डन फॉर द कंफर्ट एंड इम्प्रूवमेंट. फाइन. लेबर वेलफेयर क्या है, वो सारी चीज़ें जिससे उस बंदे को कंफर्ट हो, उसकी इम्प्रूवमेंट हो, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल, वो उसकी थिंकिंग एबिलिटी अच्छी हो, उसकी सोशल इम्प्रूवमेंट हो एम्प्लॉयज़ की. और कैसे, ये तो हमने पहले भी डिस्कस करा था. ओवर एंड अबव द वेजेस पेड विच इज़ नॉट अ नेसेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री. ये वेजेस के ऊपर पे करी जाएगी और वेलफेयर जो है वो ज़रूरी नहीं है इंडस्ट्री दे ही दे. ठीक है, इट इज़ नॉट ई नेसेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री. सो ए.जे. टॉड ने हमको क्या बताया कि लेबर वेलफेयर इज़ डन फॉर द कंफर्ट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज़ ILO. ILO ने दी है, दैट इज़ इंडस्ट्रियल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है. अभी ये क्या कह रहे हैं, लेबर वेलफेयर में बी अंडरस्टूड and including such services, facilities and amenities which may be established in vicinity of undertaking to perform their work in healthy and congenial environment. वहाँ पे जहाँ पे आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो उस जगह अगर आप अपने वर्कर्स को एक हेल्दी इन्वायरमेंट दोगे, अच्छा इन्वायरमेंट दोगे उनको, तो उससे क्या होगा, जब वो फैसिलिटीज सारी अवेल करेंगे तो उनकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, उनका मोराल हाई होगा, जिससे कि वहाँ पे वो अच्छे से प्रोडक्शन कर सकेंगे. ठीक है. तो हमारा जो ILO है वो किस चीज़ पे एम्फसाइज कर रहे हैं, परफॉर्म देयर वर्क इन हेल्दी एंड कंजीनियल इन्वायरमेंट. फाइन. नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू लेबर इन्वेस्टिगेशन कमिटी, एनीथिंग डन फॉर द इंटेलेक्चुअल, फिजिकल
मॉरल एंड इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ दी वर्कर्स। अभी आप इंटेलेक्चुअल भी कर रहे हो, फिजिकल भी कर रहे हो, मॉरल भी कर रहे हो, इकोनॉमिक भी कर रहे हो, एक तरह से आप टोटल डेवलपमेंट कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं, डेफिनेटली आप इंटेलेक्चुअल भी कर रहे हो, फिजिकल मॉरल सभी चीज़ इंक्लूडेड, टोटल हो गया। वेदर बाय द एम्प्लॉयर्स, अभी इसको कौन दे रहा है, चाहे एम्प्लॉयर्स करें, गवर्नमेंट करे या अदर एजेंसीज करें, एंड इट इज़ ओवर एंड अबव व्हाट इज़ लेड डाउन बाय द लॉ। मतलब जो स्टैट्यूटरी है, जो लॉ में लिखा है, उससे ऊपर हटके जो आप कर रहे हो, ठीक है, वो नहीं जो कॉन्ट्रैक्ट में लेबर के साथ आपने एक डिस्कशन कर लिया, हाँ भाई मैं तुमको ये दूंगा, तो वो तो एक्सपेक्ट कर ही रहा है बंदा कि हाँ मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कंपनी के साथ, वो तो मुझे देगी इंडस्ट्री। नहीं, जो उसने बार्गेन किया है वो नहीं, बल्कि उससे ऊपर जो आपने उसको प्रॉमिस किया है या फिर जो आपने उससे बार्गेनिंग करी, उसके ऊपर जो आप उसको फैसिलिटीज़ या एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करवाते हो, रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मॉरल हो, तो वो सारी जब आप फैसिलिटीज़ देते हो तो दैट इज़ नोन एज लेबर वेलफेयर। और ये किसके अकॉर्डिंग है, ये लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी के अकॉर्डिंग है। नाउ और भी 2-3 डेफिनेशन हम देख लेते हैं यहाँ पर। एक डेफिनेशन और है जो कि है NM जोशी की, वेलफेयर वर्क कवर्स ऑल दी एफर्ट्स विच एम्प्लॉयर्स टेक फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। वेलफेयर वर्क क्या है, जो एम्प्लॉयर्स ले रहे हैं किसके बेनिफिट लिए, अपनी एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट लिए, ओवर एंड अबव दी मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्किंग कंडीशन फिक्स बाय द फैक्ट्रीज एक्ट। देखो फैक्ट्रीज एक्ट ने पहली बात तो पहले ही फिक्स कर दिया है मिनिमम कंडीशंस की आपको कैसे ट्रीट करना है अपने वर्कर्स को, उससे ऊपर जो आप कर रहे हो, ओवर एंड अबव द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्किंग, ठीक है, तो दैट कम्स अंडर योर लेबर वेलफेयर। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं द वॉलंटरी एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयर्स टू एस्टैब्लिश विद इन द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल सिस्टम working and sometimes living and a cultural condition of the employees beyond what is required by the law, the customs of the industry and the conditions of nigh market। यहाँ पे हम लोग हर एक ही चीज़ बार बार बताई जा रही है, सभी के डेफिनेशंस में हम देख रहे हैं कि ओवर एंड अबव द वेजेस पेड, ओवर एंड अबव व्हाट इज डिफाइंड इन द लॉ, जो लिखा है उससे ऊपर जो भी आप दे रहे हो दैट इज लेबर वेलफेयर। तो ये एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज ने कहा है कि वॉलंटरी एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़, किसी के दबाव में आके नहीं, किसी की ज़बरदस्ती, जो अपने मन से करते हैं विद इन द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल सिस्टम, वो उनकी लेबर वेलफेयर में आता है। नाउ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू E.S. Proud, देखिए डिफरेंट राइटर्स हैं, ऑथर्स, इन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशंस दी हैं। एंड E.S. Proud ने क्या कहा है, voluntary efforts on the part of the employers to improve the existing industrial system and the condition of employment in their own factories। ये भी किसकी चीज़ की बात करें, ये भी कह रहे हैं कि इम्प्रूव दी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है, हम उसको एग्जिस्ट जो कर रहा है इंडस्ट्रियल सिस्टम, उसको जब हम इम्प्रूव करते हैं, एनहांस करते हैं, हमारी वॉलंटरी एफर्ट्स के द्वारा, जो भी हम अपने मन से, जो भी हम अपनी इच्छा से उनको वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो बेहतर होता है, तो वो सारी चीज़ें हमारी लेबर वेलफेयर के अंडर में आ जाती हैं, जिसकी वजह से हम अपनी कंडीशंस जो एम्प्लॉयमेंट में है हमारी फैक्ट्रीज में, उनको हम बेटर आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वील सी ऑब्जेक्टिव्स। तो उनकी लाइफ कैसे हम करना चाहते हैं, उनकी लाइफ बेटर हो, उनकी लाइफ हेल्दी हो। फिर अगर हेल्दी है वो, तो ऑटोमेटिकली वो बहुत सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, वो हैप्पी है। फिर उसके बाद अगर उनको सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हो आप, एम्यूनिटीज़ दे रहे हो, तो उनका इंडस्ट्रियल फटीग नहीं, उनकी टेंशन नहीं होगी, उनको थकान नहीं होगी, बहुत काम कूल रहेंगे। फिर नेक्स्ट फोर्थ वन वी कैन सी टू इम्प्रूव इंटेलेक्चुअल, कल्चरल, मटेरियल कंडीशन ऑफ वर्कर्स। उनकी इंटेलेक्ट अच्छी होगी, उनका कल्चरल इन्वायरमेंट अच्छा होगा, उनका मटेरियल कंडीशन उनकी अच्छी होगी। फिर इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, डेफिनेटली उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ उनकी अच्छी हो रही है। आप इतनी सारी जब उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हो तो उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो रही है उनकी वर्क लाइफ की। Now develop sense of belonging, responsibility and dignity among the workers. When you are actually giving importance to the workers, that means you are also giving them opportunity to participate in decision making, isn't it? हम उनको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वी आर टेलिंग देम दैट येस इट्स योर ड्यूटी ऑल्सो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, आप भी आकर के हमारे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करो। दैट मीन्स उनको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, कि हाँ मेरा भी शेयर है, मेरी भी कंपनी, मेरी भी इंडस्ट्री में यहाँ काम करता हूँ। टू प्रोवाइड सोशल कम्फर्ट टू एम्प्लॉयज़, आप सोशली उनको बहुत ज़्यादा
ईजी फील करा सकते हो, टू प्रोवाइड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस एंड इंश्योर वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड देयर फैमिली। ना कि सिर्फ उन वर्कर्स को बल्कि उनकी फैमिलीज को भी आप सोशल वेलबींग प्रोवाइड करवाएंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। फ्यू थीम्स आर गिवन ओवर हियर एंड कुछ स्कॉलर्स हैं और इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने ये थीम्स दी थी, तो इनको हम मैच करेंगे। एटीट्यूड ऑफ माइंड, द फर्स्ट वन, इट वाज गिवन बाय G.A. आमंड, फाइन। इम्प्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल सिस्टम, अभी हमने ये पिछले पढ़ा था, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है दैट इट वाज गिवन बाय E.S. प्राउड। नेक्स्ट, वॉलेंट्री एफर्ट्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वॉलेंट्री एफर्ट्स, बिना किसी की प्रेशर के अपने मन से जो करते हैं, एंड व्हाट इज गिवन बियॉन्ड इन द लॉ, व्हाट इज रिटन इन द लॉ बियॉन्ड दैट, तो इट वॉज गिवन इन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस, इन्होंने इसने दिया था। एंड देन कंफर्ट एंड इम्प्रूवमेंट, इफ़ यू रिमेंबर आर वेरी फर्स्ट डेफिनेशन, इट वॉज गिवन बाय A.J. टॉड, ही टॉक्ड अबाउट कंफर्ट एंड इम्प्रूवमेंट, सो इट वॉज गिवन बाय A.J. टॉड। सो दिस इज हाउ आर करेक्ट ऑप्शन विल बी द थर्ड वन, फाइन। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं अपने मैच को। एंड डेफिनेशंस इसी तरह से पढ़ें कि उसमें से एक एक स्टैंजा या फ्यू वर्ड्स फ्रेजेस आप निकाल सको तो वो बेस्ट है, क्योंकि उसी से ही रिलेटेड आप याद कर सकोगे। मतलब what I will suggest that don't only learn the definition but differentiate also between the two definitions, कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ताकि एक टॉपिक से भी आए तो आप डिफ्रेंशिएट करके उसको आंसर भी दे सको। ऑलराइट, नेक्स्ट वी कम टू द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो हमने सिलेबस के टाइम पर ये कॉन्सेप्ट्स देखे थे कि हम पढ़ेंगे, तो लाइक देयर आर फ्यू कॉन्सेप्ट्स विच वील टॉक अबाउट। लाइक द फर्स्ट वन इज टोटल कॉन्सेप्ट। टोटल कॉन्सेप्ट नाम से ही पता चल रहा है कि इट विल इंक्लूड व्हाट, फिजिकल डेवलपमेंट ऑल्सो, मेंटल डेवलपमेंट ऑल्सो, सोशल डेवलपमेंट ऑल्सो। सो इट विल इंक्लूड ऑल द थ्री थिंग्स। एंड दूसरी बात क्या है कि ये जो हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट है ये एम्प्लॉयर्स की तरफ से हर एक ऑर्गेनाइजेशन में दिया जाएगा, एंड एट ऑल लेवल्स। कोई पर्टिकुलर नहीं है कि सुपरवाइजरी लेवल को ही होगा ये वेलफेयर दिया जाएगा और टेक्निकल लेवल को नहीं दिया जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जितने भी लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे ये वेलफेयर जो फैसिलिटी है इट विल बी प्रोवाइडेड टू एवरीबडी। ऑल राइट, so this is the total concept when we are talking about the total overall development of a person. Now next is relative. Now what is relative? Relative हमेशा it is in context with the time or place, किसी किस चीज़ के साथ ये फिक्स हो, मतलब बंधा हुआ होता है। मतलब जैसे कि अगर टाइम चेंज करेगा तो हमारे कॉन्सेप्ट्स भी चेंज करते जाएंगे, या फिर डिफरेंट प्लेसेस, हर जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग हमारे कॉन्सेप्ट्स चेंज हो जाएंगे। लेबर वेलफेयर की, बिकॉज हर जगह की एजुकेशन अलग है, हर जगह का कल्चर अलग है, हर जगह की पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, तो जिसकी वजह से ये वैरी करेगा। दैट मीन्स लेबर वेलफेयर जो है इट इज़ अ डायनेमिक, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट जिसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो टाइम के साथ, सो दैट ये हर किसी को सूट कर सकता है। हर डिफरेंट रीजन्स में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, वेरियस इंडस्ट्रीज़ में, इवन अलग अलग कंट्री में भी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे। इट कैन नॉट बी जस्ट फिक्स्ड, ठीक है, इट इज़ फ्लेक्सिबल। नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट सोशल कॉन्सेप्ट। सोशल कॉन्सेप्ट मतलब वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयर कि उस बंदे को हमें बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ देनी, सर्विसेज देनी, बट वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट his family, his society. So it will become a social concept because we are taking all three aspects, and these three aspects are interrelated, and we can say that it is three-dimensional approach. Why? Because three people are involved in, three aspects are involved in one. The first one is employees, another one is family, and the next one is society. All right, so on this also, the concepts which we read, we have one question which says which of the following concepts explain the welfare implies the welfare of man, his family and community. अभी हमने just पढ़ा कि जब हम man, that means the worker, the family and the community, जब हम तीनों का when it becomes three-dimensional approach, then which concept it is? Social concept. So answer will be the second one. All right.
नेक्स्ट वील टॉक अबाउट स्कोप. ठीक है, स्कोप मतलब उनकी जो एम्स है, जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं, वो किस किस चीज़ में होंगी. मतलब प्रॉपरली अगर हम बाइफर्केट करते हैं तो वो किस किस एरिया में जाएंगी. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वर्किंग इन्वायरमेंट, सबसे पहले तो अगर कोई भी एम्प्लॉयर दे रहा है फैसिलिटीज़ या सर्विसेज, तो पहले तो वो चाहेगा कि सबसे पहले वो अपनी इंडस्ट्री, अपनी फैक्ट्री के अंदर उनको वो सारी प्रॉपर फैसिलिटीज़ देगा जिससे कि वो इंसान अच्छे से काम कर सके. तो द फर्स्ट वन वी विल टॉक अबाउट इज प्रॉपर वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है. क्रॉस विंडोज़ होने चाहिए, क्रॉस डोर्स होने चाहिए. देन लाइटिंग फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए कि वो अच्छे से काम कर सकें. देन टेम्परेचर मीन्स इट शुड नॉट बी टू कोल्ड, इट शुड नॉट बी टू हॉट. क्योंकि अगर आप बहुत लंबे समय तक किसी बहुत ठंडी जगह पे रहेंगे तब भी वो बहुत इफेक्ट करता है आपके बॉडी को, और बहुत गर्मी है तो भी एकदम बेयरेबल नहीं होता वो. तो द टेम्परेचर शुड बी वेरी मच नॉर्मलाइज्ड. क्लिनलीनेस तो एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो कि सैनिटेशन होना चाहिए, उनकी साफ़ सफाई का वहाँ पे ख्याल करना चाहिए. इवन जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ हम देखेंगे कि जो देते हैं एम्प्लॉयर्स, वहाँ पर भी उनको क्लिनलीनेस करवानी है ताकि उनको उनकी हेल्थ जो है वो अच्छे से मेंटेन रह सके. एंड देन ऑल दी सेफ्टी थिंग्स. सेफ्टी मतलब जैसे कि लिफ्ट हो गए तो लिफ्ट गार्ड्स होने चाहिए, या फिर क्रेन्स की प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए. हैजार्डस टेक्निकल मशीन्स हैं बहुत ज़्यादा, तो उन सब के लिए भी एक सेफ्टी गाइडलाइन होनी चाहिए, प्रॉपर मेजर्स होने चाहिए, तभी वो उस पर काम करेंगे. गार्डन मीन्स उनका इन्वायरमेंट अच्छा होगा, थोड़ा सा ग्रीनरी होगी तो दे विल फील गुड अबाउट इट. फाइन. ड्रिंकिंग वाटर प्योर है, देन प्योरीफायर शुड बी देयर. अलॉन्ग विद दैट कैंटीन फैसिलिटी शुड ऑल्सो बी अवेलेबल. कैंटीन फैसिलिटी, और वो भी बहुत ही मिनिमम एंड प्रॉपर रेट्स में उनको वहाँ पे फूड अवेलेबल होना चाहिए. देन वर्क प्लेस सैनिटेशन, फिर से वही बात आ गई, जहाँ पे बंदा काम कर रहा है तो वहाँ की सैनिटाइजेशन, वहाँ की क्लीनलीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. And all these things will make a worker very much efficient when all these things will be provided to him, and his efficiency will increase, and then the production will also be increased. All right, now we'll talk about health facilities. जब हम लेबर वेलफेयर की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ हेल्थ फैसिलिटीज़ भी एम्प्लॉयर्स दे रहे हैं. वो क्या क्या दे रहे हैं अभी हम इसमें देखेंगे. द फर्स्ट वन इज़ हेल्थ सेंटर्स. एम्प्लॉयर्स अपनी फैक्ट्री के अंदर भी सेटअप कर सकते हैं टाइम टू टाइम, कि उनका एक पूरा प्रॉपर मेडिकल चेकअप हो, उनकी फैमिली का, या फिर किसी नियर बाई प्लेस पर भी वो हेल्थ सेंटर्स ऑर्गेनाइज लगवा सकते कि जहाँ पे आप जाकर के भाई महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार आप अपना हेल्थ चेकअप करवा सकते हो. फिर एम्बुलेंस सर्विस शुड ऑल्सो बी गिवन, कि अभी कोई एकदम से ऑल ऑफ अ सडन कुछ प्रॉब्लम हो गई या कोई एक्सीडेंट हो गया तो अगर आप कॉल करते हो तो एम्बुलेंस भी अवेलेबल वहाँ पे होगी. देन मेडिकल चेकअप्स, जैसे हम पहले ही बता चुके कि उनका रेगुलर मेडिकल चेकअप्स भी होना चाहिए. मेडिकल स्टाफ शुड ऑल्सो बी अवेलेबल इवन इनसाइड द फैक्ट्री. वहाँ पे डॉक्टर्स होने चाहिए, वहाँ पे मेडिकल स्टाफ होने चाहिए. एंड अगर हम लेडीज़ की बात करें तो उनके लिए क्रैश अवेलेबल होनी चाहिए अगर वो है, उनके छोटे बेबीज़ हैं, एंड इफ़ दे आर प्रेग्नेंट तो उनके लिए प्रॉपर डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स होनी चाहिए कि उनका प्रेगनेंसी चेकअप वहाँ पर हो सके, किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो उनको. उसके बाद हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ भी अपने वर्कर्स को हमें प्रोवाइड करवानी है. बिकॉज आई हैव ऑल्सो सीन दिस थिंग पर्सनली कि लाइक वर्कर्स हैं, वो काम कर रहे हैं, उसके बाद जब उनकी टाइमिंग्स ओवर हो जाती है, फ्री टाइम में दे कैन यूटिलाइज देयर फ्री टाइम इन प्लेइंग सम ऑफ दी स्पोर्ट्स. कोई गेम खेल लिया आपने, टेबल टेनिस खेल लिया, या अपने रीडिंग रूम्स में आप चले गए, आप लाइब्रेरी में चले गए, आपने अपने आप को रिलैक्स कर लिया. सो दीज थिंग्स रिलैक्सेस योर माइंड, और ये सारी फैसिलिटीज़ भी एम्प्लॉयर प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है. देन वी सी दैट स्कूलिंग, उनके बच्चों की स्कूलिंग अच्छी होनी चाहिए. साथ में उनके आने जाने का, ट्रांसपोर्टेशन की भी हम बात करते हैं इसमें कि वो कैसे आए जाएंगे. ये फैसिलिटीज़ भी एम्प्लॉयर प्रोवाइड करवाते हैं अपने वर्कर्स को. देन वोकेशनल ट्रेनिंग हो गई, एंड देन लाइब्रेरी सर्विस, ये सारी चीज़ें भी वो प्रोवाइड करवाते हैं अपनी वर्कर्स को. फाइन. नाउ वी विल टॉक अबाउट जनरल वेलफेयर फैसिलिटी. जनरल वेलफेयर में क्या क्या आ जाएगा. फैसिलिटीज़ रिलेटेड टू हाउसिंग. अगर कोई भी वर्कर अगर आपके वर्किंग प्लेस जो है उसके बहुत ही पास में रिसाइड कर रहा है तो उसको आप हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाइए. क्लीनलीनेस एंड सैनिटाइजेशन सैनिटेशन होना चाहिए वहाँ पर, कि
अच्छे से उस जगह की साफ़ सफाई हो रही है, आप उसको भी, उस एरिया को भी आप प्रॉपरली एंड रेगुलरली उस जगह की क्लीनलीनेस आप करवाइए। फिर जो वर्कर आपके फैक्ट्री में काम कर रहा है उसके आने जाने का, बिकॉज ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, हम सभी जानते हैं कि अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो दे ऑल्सो प्रोवाइड अस विद दिस थिंग कि हाँ भाई आपके आने जाने के लिए कैब्स अवेलेबल रहती हैं कि वो आपको पिकअप करेंगे और आपको ड्रॉप करके जाएंगे आपके घर पे। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ भी देते हैं एम्प्लॉयर्स, जो कि हमारे वेलफेयर फैसिलिटीज़ में आती हैं। फिर उनके इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स की भी फैसिलिटीज़ वो लोग प्रोवाइड करवाते हैं, प्लस फैमिली प्लानिंग एंड फैमिली केयर काउंसलिंग की भी उन लोग फैसिलिटीज़ देते हैं। दैट मीन्स उनकी थोड़ी सी काउंसलिंग भी कर देंगे, उनको थोड़ी सी एडुकेट भी कर देंगे कि आपको किस तरह से करना चाहिए। सो द थिंग्स रियली बिकम वेरी यू नो, ये तो हम कह सकते हैं कि भाई एक्स्ट्रा म्यूरल हो गया, नहीं, कैन वी से दिस? डेफिनेटली वी कैन से दिस, बिकॉज जो भी चीज़ें फैसिलिटीज़ उनकी फैक्ट्रीज़ के बाहर जा करके है या आउट ऑफ द टाइमिंग वर्किंग आवर्स हैं, तो वो सारी फैसिलिटीज़ तो एक्स्ट्रा ही हो गई, ठीक है। उसके बाद हम उनकी एंटरटेनमेंट की भी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। देन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट मतलब कभी उनको पिकनिक्स जाना है या कभी किसी टूर पे जाना है, कभी किसी फेस्टिवल में इधर उधर वो लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं फॉर पूजाज एंड इफ़ दे वांट टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप, तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो एम्प्लॉयर्स प्रोवाइड करवाएंगे अपने वर्कर्स को। देन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक वेलफेयर फैसिलिटीज़, दैट मीन्स उनको सब्सिडाइज कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, कि उनको मतलब जो भी नॉर्मल प्राइसेस होते हैं उनसे कम पे उनको रेट्स पे उनको गुड्स दिए जाएं, उनके लिए बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, उनके लिए पोस्टल सर्विसेज अवेलेबल, उनका हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाएंगे एम्प्लॉयर्स। उसके बाद उनको बोनस भी टाइम टू टाइम मिलता जाए, साथ में प्रॉफिट शेयरिंग भी हो जितना भी प्रॉफिट आ रहा है। सो वी कैन से दैट जितनी भी चीज़ें अगर आप कर रहे हो अपने वर्कर के लिए, तो इट इज़ नॉट समथिंग वेस्ट, इट इज़ अ two-way thing। मतलब if you are giving to your worker, that means he will in return bring all those things back to your factory, your industry, to your workplace only, and who will be benefited, that is ultimately the employer only, and his work, his production, his bonus and his profits will be going up, just because he is having a very healthy and well stable वर्कफोर्स, उनके पास बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये हमारे स्कोप थे। ऑल राइट, सो देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है जो आ चुका है प्रीवियस ईयर में, दैट वाज इन जुलाई 2018। ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला था, सो लेट्स रीड इट ऑल टुगेदर। लेबर वेलफेयर मूवमेंट हैज़ विटनेस सम डिस्टिंक्ट डेवलपमेंट्स। टाइम के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और ये सारी वो लिस्ट करे हुए हैं, लाइक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस एंगेज्ड इन लेबर वेलफेयर एक्सपैंडेड इन नंबर एंड इन्फ्लुएंसेस। भाई अपने मन से कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आई, उन्होंने सोचा कि हमें लेबर वेलफेयर करने में या कराने में पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो बढ़ते चले गए। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेट थ्रू लेजिस्लेशंस ट्राई टू रेगुलेट एंड इम्प्रूव द लॉट ऑफ नंबर। स्टेट ने क्या कोशिश करी, कुछ कुछ लेजिस्लेशंस हम पास करेंगे, रेगुलेट करेंगे, जिसके थ्रू क्या करेंगे, हम लेबर की लाइफ को बेटर आउट कर सकते हैं। देन सी वाला क्या है, सम एनलाइटेंड एम्प्लॉयर्स, कुछ ऐसे एम्प्लॉयर्स थे जिन्होंने इनिशिएटिव लिया कि नहीं ये गलत बात है, हम स्टैंड लेंगे एंड वी विल ट्राई टू इम्प्रूव द वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस ऑफ वर्कर, ठीक है। देन डी वाला वी कैन सी दैट ट्रेड यूनियंस ने लड़ाई लड़ी to bring about an improvement in the working conditions of labor and to raise their status socially and economically। कुछ ट्रेड यूनियंस ने सोचा कि नहीं, हमको एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि लेबर्स की लाइफ को हम लोग बेटर कर सकते हैं सोशली भी और इकोनॉमिकली भी। सो दीज आर 4 पॉइंट्स गिवन ओवर ईयर, और ये सारे डेवलपमेंट्स में। नाउ रीड द क्वेश्चन फुली एंड प्रॉपरली। व्हाट द क्वेश्चन सेज, द लास्ट लाइन, अरेंज द डेवलपमेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम लेटेस्ट टू द अर्लीस्ट। मतलब हमें सबसे लेटेस्ट वाला पहले बताना है, उसके बाद हमें पहले वाला बताना है, ठीक है। तो हमें इन पॉइंट्स को अरेंज करना है। ऑल राइट, तो पहला वाला पॉइंट इसमें क्या होगा, दैट इज voluntary organizations engaged in labor welfare expanded in number and influences।
फाइन। सो सबसे जो लेटेस्ट वाला अगर आप देखोगे डेवलपमेंट हुआ है तो वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस खुद अपने मन से मतलब जुड़ने लग गए हैं, आके एंगेज हो रहे हैं ताकि लेबर वेलफेयर को आप एक्सपैंड कर सको, ठीक है। नेक्स्ट वी कैन सी ट्रेड यूनियंस। उससे पहले क्या हुआ था, ट्रेड यूनियंस ने इसकी लड़ाई लड़ी थी। दे फॉट टू ब्रिंग अबाउट एन इम्प्रूवमेंट इन दी वर्किंग कंडीशंस ऑफ लेबर, किस तरह से सोशली भी आप कर सको और इकोनॉमिकली भी आप कर सको। नेक्स्ट पॉइंट विल बी सम एनलाइटेंड। उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले ये हुआ था कि सब कुछ एनलाइटेंड वर्कर्स, मतलब जो थोड़े से कहते हैं ना एक बहुत ही ज़्यादा सोशल होते हैं कि नहीं गलत है तो हम उसके लिए बोलेंगे, तो उन एम्प्लॉयर्स ने सोचा कि नहीं ये इनिशिएटिव तो लेना चाहिए ताकि उनकी वर्किंग कंडीशंस को हम लोग इम्प्रूव कर सकें। लास्ट वन वी कैन सी दैट स्टेट थ्रू लेजिस्लेशंस ट्राई टू रेगुलेट एंड इम्प्रूव द लॉट ऑफ लेबर। सबसे पहले क्या हुआ था, मतलब अगर आप सबसे पहले अर्लीस्ट का देखें तो लेजिस्लेशंस पास हुए थे ताकि लेबर वेलफेयर, लेबर की लाइफ को इम्प्रूव करे जा सके, ठीक है। सो द सीक्वेंस वुड बी A, D, C and B, all right, A, D, C and B. So your answer would be the second one, fine. So इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, मतलब मोर और लेस आपको लगेगा ये सब तो कुछ ना कुछ सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि सभी के सब डेवलपमेंट्स में है। तो थोड़ा सा अगर आप इनको मतलब अगर समझ के पढ़ोगे, मतलब सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ो कि मुझे एग्ज़ाम में इनको करना है, बट इफ़ यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट किया अगर आप चाहते हो या किसी को बता सकते हो, मतलब इफ़ यू ब्रिंग दीज थिंग्स टू योर प्रैक्टिकल लाइफ कि क्या हुआ था, तो आई थिंक समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर हम चीज़ों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाते हैं या हम उससे पर्सनली जब हम कनेक्ट होते हैं तो ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है और उसको हम समझ भी सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़े। आई नो आर मोटिव इज़ टू क्रैक NTA UGC नेट, बट ठीक है कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि हमारी लाइफ लॉन्ग भी जाती है अगर हम कुछ चीज़ें समझते हैं। एंड आई थिंक लेबर वेलफेयर एक ऐसा टॉपिक है कि बुक से भी बाहर है ये, आई मीन एग्ज़ाम से बाहर है, बिकॉज हम सभी कभी ना कभी काम करते हैं, काम कर रहे हैं या फिर इन फ्यूचर करेंगे या हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि लेबर्स की राइट्स क्या होती हैं, ठीक है, कि उनके लिए हम किस तरह के मतलब एम्प्लॉयर्स ने क्या किया, इनिशिएटिव्स दिए या क्या एक्ट्स पास हुए हैं या क्या हमारा इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, उसकी हिस्ट्री कहाँ से हुई है। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आता है और थोड़ा सा अच्छा लगता है मतलब जानने में। ऑल राइट, एक और क्वेश्चन है। सी व्हाट आई डिड, आई वेंट थ्रू ऑल 5 क्वेश्चन पेपर्स ऑफ दिस UGC। लास्ट 5 अटेम्प्ट्स वाले मैंने सारे ही देखे हैं और उनमें से मतलब जितना मैंने पढ़ाया है आपको, लाइक स्कोप हो गया, कॉन्सेप्ट्स हो गए, डेफिनेशन हो गए, तो उनसे जितने भी क्वेश्चंस 5 आपके प्रीवियस अटेम्प्ट्स में आ चुके मैंने सभी के सभी यहाँ लिस्ट कर दिए हैं कि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। आई नो सब कुछ अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो, बट अगर एक प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो में अगर सब कुछ कवर हो जाता है तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, फीजिबल हो जाता है। ओके, सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन विच टर्न्ड अप इन जुलाई 2018. It is talking about some of the articles. So now let's read the question. It says the need for labor welfare was also emphasized by the Constitution of India. ठीक है, जब देखा गया कि नहीं it is really necessary and important part of all the laborers their life, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने भी एक इनिशिएटिव लिया कि नहीं इसके लिए भी कोई एक्ट्स जो है वो पास होने चाहिए और ये कहीं ना कहीं लेजिस्लेशन में भी आना चाहिए। सो देर आर आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विच कंटेन प्रोविजंस फॉर लेबर वेलफेयर, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल डज नॉट कंटेन प्रोविजन फॉर लेबर वेलफेयर। कई बार आप क्वेश्चंस देखोगे कि कुछ वो पूछता है UGC में एंड देयर इज दिस नॉट, इनमें से क्या नहीं है। सी आई हैव हाईलाइटेड द थिंग, लाइक बोल्ड कर दिया तो नाउ इट्स क्वाइट विजिबल, बट एग्जाम्स में नहीं होता और कभी कभी इतना फ्लो में पढ़ते हैं क्योंकि हम इस चीज़ को नोटिस नहीं करते कि वहाँ पे नॉट इनमें से कौन सा नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है, ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है, द रॉन्ग वन आउट वी हैव टू चूज एंड दैट विल बी आवर आंसर। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस को भी टाइम लेके पढ़ें। आई नो आता है तो फिर थोड़ा सा जल्दी में भी हो जाता है, बट अगर आप, लेकिन ये श्योर है कि नोट करके बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एंड मैंने भी देखा है, ठीक है।
देन आर्टिकल 38, आर्टिकल 38 क्या कह रहा है? अगर मैं आपको सीधे सीधे बता दूँ, मैं आपको बता ही दूँ कि द आंसर इज आर्टिकल 40। ठीक है, आर्टिकल 40 में क्या हुआ है कि यहाँ पे लेबर लेजिस्लेशन या लेबर वेलफेयर की बात नहीं हुई है। तो क्या है मतलब, यू विल फील लाइक ऑल राइट। अगर आप एक एक जो आर्टिकल्स है उनके बारे में अगर आप थोड़ा थोड़ा सा भी जान लोगे ना, थोड़ा थोड़ा भी आपको नॉलेज हो जाएगी, इफ यू हैव समथिंग इन योर माइंड कि हाँ ये आर्टिकल इसलिए है, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है आपको याद रखना। और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस अगर बनेंगे तो आप कहीं ना कहीं आंसर दे सकते हो। ठीक है, सो आर्टिकल 38 टॉक्स अबाउट स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन और वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो आर्टिकल 38 जो हमारा है वो वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात कर रहा है। यहाँ पे इक्वालिटी फॉर वर्क एंड वुमेन है, फॉर इक्वालिटी ऑफ वर्क फॉर मेन एंड वुमेन। ठीक है, कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये लेबर वेलफेयर की बात कर रहा है, उनकी प्रमोशन वेलफेयर की, प्रमोशन ऑफ वेलफेयर। इफ विल टॉक अबाउट आर्टिकल 39, तो वो क्या कह रहा है? इट इज सेइंग दैट इक्वल राइट्स, ओके, सो इट इज सेइंग दैट इक्वल राइट्स एंड इक्वल पे टू मेन एंड वुमेन। फाइन, तो ये भी आर्टिकल 39 जो है ये भी कहीं ना कहीं वही बात कर रहा है जो हमने आर्टिकल 38 में पढ़ी है। और ये क्या कह रहा है कि इक्वल राइट्स भी होनी चाहिए, इक्वल पे दो एंड इक्वल आपको राइट्स भी देना है। फिर यहाँ पे हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स शुड ऑल्सो बी इम्प्रूव्ड, उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। चाइल्ड लेबर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, बट उनको एक अच्छी हेल्दी इन्वायरमेंट में वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए एंड फीजिबल वर्किंग आवर्स में, कि हाँ अगर उनके पास टाइम है अपनी स्टडीज़ के बाद या अपने स्कूल के बाद तो कुछ वो वोकेशनल ट्रेनिंग या कुछ इस तरह का कर सकते हैं, बट इट शुड बी वेरी मच हेल्दी एंड इन अ प्रॉपर मैनर। ठीक है, नाउ व्हाट डज आर्टिकल 40 से? द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स। यहाँ तो विलेज पंचायत की बात हो रही है। ठीक है, तो हमने ऊपर के दो आर्टिकल्स में देखा, आर्टिकल 38 एंड 39, येस दे आर टॉकिंग अबाउट वेलफेयर ऑफ आवर लेबर्स, एंड द 41 आर्टिकल 40 इज टॉकिंग अबाउट विलेज पंचायत की बात कर रहा है कि स्टेट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि विलेज पंचायत जो है वो सेल्फ गवर्निंग, सेल्फ गवर्नमेंट एक यूनिट हो जाए। ठीक है, कि वो सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स भी हो जाएं। तो यहाँ पे ये विलेज पंचायत्स की बात कर रहा है कि इनको एक तरह से सेटअप होना चाहिए, इनके लिए क्या स्टेप्स लिए जाएं। तो ये तो हमारे लेबर वेलफेयर का पार्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 41 वील सी अबाउट व्हाट इज दिस सेइंग? प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भाई उनका हक है काम करना, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, सो दीज आर ऑल राइट्स जो कि हमारे हैं, और हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पब्लिक अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, काम नहीं, तो भी पब्लिक असिस्टेंस आपको मिलेगी। और किस किस जगह आपको मिल सकती है? मतलब ओल्ड एज में मिल सकती है, सिकनेस में मिल सकती है, डिसेबलमेंट में मिल सकती है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि येस दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लेबर वेलफेयर, ये भी लेबर वेलफेयर का पार्ट है। द फर्स्ट वन दैट इज आर्टिकल 30 इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लेबर वेलफेयर। यहाँ पे लोगों की अच्छाई की बात करें कि आप इक्वालिटी ऑफ वर्क हो, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा सेम लेवल पे हो, बहुत कोई बायस्ड नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। हेल्थ पे बात करिए, स्ट्रेंथ पे बात करिए, वर्किंग कंडीशंस पे बात करिए, बट दिस आर्टिकल 40 इज नॉट टॉकिंग एनीथिंग अबाउट योर labor welfare, so this is not talking about, so our answer will be article 40. So this will be our answer. All right, so there's one more question. It turned up in November 2017. assertion reason का question है, so let's read it out. लेबर वेलफेयर इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट्स, तो उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए लेट्स जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट आउट, इट्स वेरी इजी। लेबर वेलफेयर इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, येस फाइन, एज इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड स्पेस, दैट्स करेक्ट। नाउ व्हाट इज द रीजन? बिकॉज वेलफेयर इज ग्रोइंग एंड डायनेमिक। हाँ बिल्कुल, दैट्स करेक्ट, वेलफेयर इज ग्रोइंग एंड dynamic. The welfare potential changes as a result of which its content keeps on varying and has to keep pace with the changing times. क्योंकि growing है, welfare dynamic है, and it is related to time and space. मैंने आपको पहले भी अभी बताया है कि
जैसे जैसे टाइम बदलता है चीज़ों को उनके साथ एडजस्ट करना पड़ता है, जगह के साथ बदलना पड़ता है, बिकॉज लाइक पीपल आर डिफरेंट इन एवरी प्लेस। उनकी मेंटालिटी अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनका सोशल उनकी सोसाइटी अलग है, उनके पॉलिटिकल सिस्टम अलग है। तो उन सब के साथ अगर आपको वेलफेयर करना है तो आप एकदम फिक्स्ड नहीं रख सकते कोई चीज़, आपको बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल रखना है कि ये हर इंडस्ट्री में एडजस्ट हो सके और हर तरह की एम्प्लॉयर्स इसको अपने अकॉर्डिंग इसको फिक्स कर सकें या इसको वैरी कर सके। तो दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली correct assertion and its reason is absolutely correct that welfare is growing in dynamic. Yes, the welfare potential changes, हाँ change होता है, as a result of which its content keeps on varying, बिल्कुल content vary करेगा and has to keep pace with the changing times. So yes, our answer will be assertion A is correct and R fully explains A. That will be the second answer. Okay, so we can see this question and it has probability that it might come in your upcoming examination. So we will just have a look at this question. So what this question is saying, a milestone in the field of labor welfare, ठीक है, एक milestone in the field of labor welfare, it was appointed, किसके द्वारा appoint हुआ था ये, it was appointed by the Labor Investigation Committee, ठीक है, in the year 1944. Now the question is asking that it was under whose chairmanship, किसकी chairmanship के अंदर था. So the correct answer would be D.V. Rage. Alright. So according to me, it's not sufficient if अगर आपको सिर्फ आंसर पता है, so that is not sufficient until unless you know that why this answer has turned up to be this one. ये आंसर ऐसा क्यों आया है. सिर्फ आंसर को पता करना is not sufficient because we all know that questions will not be repeated in NTA UGC NET. questions कभी repeat नहीं होंगे, but yes, concepts will be repeated. तो ये question turn होकर के twist होकर के किसी दूसरे फॉर्म में आ सकता है. तो अगर आपको इस चीज़ की थोड़ी नॉलेज होगी that why this answer is like this, ये क्यों है, और इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा जानोगे ना कि दैट व्हाट इज़ लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी, ये क्या है, ये किन किन चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेट करी थी, एज द नेम इज सेइंग लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी, तो वो कौन से एरियाज़ है जिनको ये इन्वेस्टिगेट करी थी, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है कि आप इसको याद रख सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो आंसर अदर क्वेश्चंस ऑल्सो रिलेटेड टू दिस. तो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. ऑलराइट. So it is saying that a milestone in the field of labor welfare was reached with the appointment of Labor Investigation Committee. ठीक है, Labor Investigation Committee को ही क्या कहते हैं, it is also known as Reach Committee. ठीक है, तो उसका वो दूसरा नाम था. It was appointed under the chairmanship of Reach Committee. Alright, in the year 1944. द कमिटी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉब्लम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी, तो कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टिगेट कर रही है, कुछ ना कुछ तो ये खोज रही है. तो क्या खोज रही है, तो ये जो कमेटी है ये प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू, ये सारी प्रॉब्लम्स जो नीचे हम अभी पढ़ेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स, इन सारी प्रॉब्लम्स को ये इन्वेस्टिगेट करी एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू द लेबर. तो वन बाय वन हम इसको देखते हैं क्या कह रहे हैं ये. वेजेस एंड अर्निंग्स, वेजेस कितनी है लेबर की और वो अर्निंग्स जो उसको मिल रही है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको इन्वेस्टिगेट करेगी. एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखेंगी कि उसको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है सही और कहीं वो अनएम्प्लॉयड तो नहीं है. ठीक है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ के बारे में भी इन्वेस्टिगेट करेगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है उसके रहने में, बिकॉज वैसे तो बोला गया है कि जितने भी वर्कर्स आपके इंडस्ट्री या फैक्ट्री में काम करें, यू हैव टू प्रोवाइड देम housing facility also. But if any problem is arising in this housing facility, then this particular committee will investigate about the problem कि ऐसी problems क्यों आ रही है. next is social conditions of the worker, उनकी social conditions कैसी है ये भी देखेगी. Now it covered, this particular committee covered different areas in labor welfare. अलग अलग तरह के areas को जो labor welfare में, और जो हम सारे पढ़ भी चुके हैं अभी पहले, इनको भी ये कवर कर रही है. किस किस तरह की चीज़ों को कवर कर रही है, जैसे कि हाउसिंग पॉलिसी को देख रही है, किस तरह की रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ उनकी सही है कि नहीं, बिकॉज एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो टू बी प्रोवाइडेड वेर एवर दे आर रिसाइडिंग. उसके बाद उनकी
इंडोर स्पोर्ट्स हो गया, आउटडोर स्पोर्ट्स हो गया, तो ये सारी इनको रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं कि नहीं दी जा रही हैं, या फिर इनमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं। एंड रेस्ट, उनको रेस्ट आवर्स प्रॉपरली प्रोवाइड करे जा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। एंड एनी ऑफ द ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, जब हम फैक्ट्री में वर्कर्स काम करें तो कोई भी तरह की ऑक्यूपेशनल डिजीजेस उस पर्टिकुलर वर्क को करने से कोई डिजीजेस तो नहीं अकर हो रही हैं, तो उनके बारे में भी इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक है। नो दिस particular committee also inquires about the relief in the old age. It is not only limited with the worker कि जब तक वो काम कर रहा है तब तक उसको इंट्राम्यूरल भी देंगे, उसको एक्स्ट्राम्यूरल भी देंगे, नहीं, मतलब even in the old age this committee is with the worker till his old age, even उसकी डेथ में भी उसको उसके साथ है कि उसको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं, कौन कौन सी इसको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, किस तरह के इंश्योरेंस उसको इसके लिए करवाए गए हैं, क्रैशेस की फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है, फिर कैंटीन्स किस तरह की होनी चाहिए। हमने ये सारी चीज़ें की करके पढ़ ली हैं कि कैंटीन्स में प्रॉपर फूड होना चाहिए और बहुत ही नॉमिनल रेट्स में होना चाहिए, बहुत ही सेफ़ होना चाहिए, फिर क्रैश अवेलेबल ज़रूर होने चाहिए, जो भी लेडीज़ हैं उनके लिए, उनके छोटे बेबीज़ हैं तो उनके लिए क्रैश फैसिलिटी फैक्ट्रीज़ में अवेलेबल ज़रूर होनी चाहिए। देन नेक्स्ट वील रीड अबाउट मेडिकल एड्स। अब मेडिकल एड्स क्या है, अगर वहाँ पे काम करते करते सपोज कोई भी एक्सीडेंट हो गया, सो दे शुड बी रेडी विद दैट मेडिकल एड। डॉक्टर्स की टीम दे शुड बी अवेलेबल इनसाइड दी factory premises, as well as ambulance facility should also be provided. Yes, so that even on the call if they give a single call, so that ambulance can come and they can avail the facility. Then washing and bathing facilities भी होनी चाहिए, ठीक है। एंड वॉशरूम्स बहुत ज़्यादा क्लीन होने चाहिए, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। यूरिनल्स होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए लेडीज़ एंड जेंट्स के लिए। एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज इज ऑल्सो रिटन ओवर, दैट मीन्स उनकी एजुकेशन प्लस उनके चिल्ड्रन की एजुकेशन फैसिलिटीज़ क्या है, उस पे भी ये कमिटी ध्यान करती है। तो वी कैन सी दैट इट इज़ इंक्वायरिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग अबाउट ऑल दी प्रॉब्लम्स दैट कैन अकर इन दीज पर्टिकुलर segments or areas. Okay, so there is one more question. It also says about extramural and intramural facilities, and we have already talked about these facilities in our previous slides. तो इसी पे एक और question है, and yes, it is expected, it can be there in your upcoming examinations or in your papers. Fine. So let's have a look at this. So what this question is saying, extramural welfare activities. Extramural welfare activities include all those welfare activities or services or amenities which are undertaken, ठीक है। Now it is talking about extramural welfare activities, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ और सर्विसेज ऐसी हैं जो कि एक्स्ट्रा म्यूरल के अंडर में आती हैं। सो लेट्स रीड आवर ऑप्शंस। टू गिव एक्स्ट्रा बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज़, ये होता है एक्स्ट्रा म्यूरल। एज सरप्राइज बोनस अनाउंस टू एम्प्लॉयज़ आउटसाइड द फैक्ट्रीज एंड इनसाइड द फैक्ट्रीज। नाउ दिस इज़ वेरी कॉमन, एज टू द नेम ओनली आप देख सकते हो कि एक्स्ट्रा म्यूरल मीन्स हम वो फैसिलिटीज़ जो बाहर जाके दे रहे हैं, मतलब इस्टेब्लिशमेंट के बाहर जाके दे रहे हैं, फैक्ट्रीज़ के बाहर जाके दे रहे हैं। इंट्रा मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि अंदर, उनको फैक्ट्रीज़ के अंदर वो प्रोवाइड करी जा रही है। जब हम एक्स्ट्रा म्यूरल की बात करें, दैट मीन्स डेफिनेटली इट इज़ गिवन आउटसाइड द फैक्ट्री। सो आवर आंसर विल बी द थर्ड वन। नाउ एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन दैट जस्ट नोइंग द आंसर कि आंसर ये वाला है, तो दैट इज़ जस्ट नॉट सफिशेंट। अगर आप अपनी प्रिपरेशन एक थरो लेवल पे कर रहे हो तो सिर्फ आंसर देखना ही प्रॉपर नहीं है, बल्कि उसके बारे में थोड़ा सा जानना भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सो लेट्स कम टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट एंड सी दिस। ओके, सो द एक्सप्लेनेशन इज सेइंग द कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है, कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स है ऑन लेबर वेलफेयर फैसिलिटीज़, ठीक है, फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इट वॉज सेटअप बाय हूम, बाय द ILO इन द ईयर 1963 में ILO ने सेटअप करी थी। एंड इट डिवाइडेड वेलफेयर सर्विसेज इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स, दैट वाज इनटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दी थी। हाँ, फर्स्ट वन वॉज विद इन द प्रीसिंक्ट्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट एंड अनदर वन इज आउटसाइड द एस्टैब्लिशमेंट। जो विद इन है वो इंट्रा हो गया, जो आउटसाइड है वो एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। नाउ
these are the some facilities I have listed over here, so you can go through it, which is given inside the establishment. और ये complete list है जो कि मैंने provide करी है. I don't think इसके outside कुछ भी आएगा, so you can just read it. वैसे भी हम इसको already discuss कर चुके हैं, but few more things I have added over here to make it a complete one. So it starts like this: latrines and urinals, washing and bathing facilities should be given. मतलब ये हम याद रखना इंट्रा की बात कर रहे हैं, मतलब फैसिलिटी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर वाली फैसिलिटीज़ की. वॉशिंग एंड बेदिंग फैसिलिटीज़ उनको देनी चाहिए. क्रैशेस की फैसिलिटी है वो भी देनी चाहिए. रेस्ट शेल्टर्स उनके लिए होने चाहिए. कैंटीन्स प्रोवाइड उनके लिए होनी चाहिए. अरेंजमेंट फॉर प्योर एंड कूल ड्रिंकिंग वाटर. अरेंजमेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ फटीग. हेल्थ सर्विसेज की बात यहाँ पे हो रही है, जिसमें कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी भी है. एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स to look artery uniform and protective clothing, ठीक है, and shift allowances. After this we can see some of the points under extramural. extramural की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ या कौन कौन सी चीज़ें जो सर्विसेज हम देते हैं उसकी भी एक लिस्ट मतलब आई हैव प्रोवाइडेड ओवर हियर. आई हैव इंक्लूडेड ईच एंड एवरी पॉइंट. सारे पॉइंट्स मैंने इंक्लूड कर दिए हैं तो आप इसको देख सकते हो. इट इंक्लूड्स मैटरनिटी बेनिफिट्स, सोशल इंश्योरेंस स्कीम्स हो गई हैं. देन ग्रेचुटी इसमें है, पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड, रिहैबिलिटेशन, बेनिवोलेंट फंड्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी है. मेडिकल फैसिलिटीज़ में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम्स भी है इसमें एफिशिएंसी लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए. फैमिली प्लानिंग भी है. देन चाइल्ड वेलफेयर के लिए भी बताएंगे इसमें, ये भी सर्विसेज देंगे. देन एजुकेशनल फैसिलिटीज़, एडल्ट एजुकेशन भी इसमें इंक्लूडेड है. हाउसिंग फैसिलिटीज़ हम पढ़ चुके हैं. देन इसमें रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ भी वो देंगे, इंक्लूडिंग क्या क्या रिक्रिएशनल में होगा. इट इंक्लूड्स स्पोर्ट्स, कल्चर, एक्टिविटीज़ और क्या क्या चीज़ें, जैसे लाइब्रेरी है, रीडिंग रूम्स की फैसिलिटी दी जाएगी. इनफैक्ट उनकी हॉलीडेज़ का भी मतलब इनकी प्रोविज़न है कि हॉलीडे होम्स भी इनको प्रोवाइड करे जाएंगे. एंड लीव ट्रैवल फैसिलिटी विल ऑल्सो बी गिवन टू द वर्कर्स. वर्कर कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं. देन फेयर प्राइस शॉप्स. वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर डिपेंडेंट्स ऑफ वर्कर, वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए जो भी डिपेंडेंट्स है वर्कर के. वो वेलफेयर प्रोग्राम फॉर विमेन के लिए भी है, यूथ के लिए भी है, एंड देन चिल्ड्रन के लिए भी है. ठीक है. ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रॉम द वर्क प्लेस. तो ये सारी कुछ पॉइंट्स हैं. और in the upcoming videos, yes, we'll be discussing them also in quite a detailed manner. और अच्छे से इसको हम डिटेल में जानेंगे इनके बारे में. एंड इसके बाद ये भी है कि आपके क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं. सी व्हाट आई ट्राइड माय बेस्ट, what I tried on my level to give you an idea also, to give the किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं. अगर आपने पूरा पढ़ लिया है और उसके बाद अगर आपने उसके 4-5 क्वेश्चन लगा ली तो दैट मीन्स you have done your complete work. So I have tried my level best. I have tried really hard to find out all the questions that came in the previous year. previous 5 attempts में जितने भी क्वेश्चन है मैंने सारे लिस्ट कर. And even I have included those questions, those expected questions which you can see, मतलब expect कर सकते हो कि हाँ ये questions आ सकते हैं. ठीक है. तो I have given ample amount of questions in this videos also कि आपको कहीं और जाके प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको यहीं पढ़ के आपकी यहीं प्रैक्टिस भी हो जाएगी. and few more questions also I'll be included as we'll proceed with our lectures. Next in the upcoming videos we'll be talking about theories. जैसे कि हमारी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, इसमें मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, साथ में प्रिंसिपल्स भी हम डिस्कस करेंगे. एंड येस, अलॉन्ग विद दैट इफ़ एनी ऑफ द क्वेश्चंस that has come in the previous year, बहुत ज़्यादा previous year में भी नहीं जाएंगे because 3-4-5 साल आई थिंक दैट इज़ सफिशेंट. उससे पहले तो काफ़ी कुछ पैटर्न चेंज होते रहते हैं, तो इतना पीछे जा कर के या फिर लेवल भी बहुत डिफरेंट था, तो मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा भी हम रिसेंट का देखें. तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग. एंड येस, वी कैन नॉट स्किप एनी टॉपिक बिकॉज यू आर जस्ट नॉट श्योर कि कब UGC किस तरह से टर्न एंड ट्विस्ट कर देगा. तो you just can't afford to skip any of the topics. You have to go through it, but yes, to have a certain idea कि हाँ आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा आप emphasize कर सकते हो, and that you don't have to take any tension that
all work is mine. I will do all the things, analysis and present before you, ताकि आप उसको क्रिस्प फॉर्म में, बहुत शॉर्ट फॉर्म में, बहुत ही डूएबल फॉर्म में उस चीज़ को आप कंप्लीट कर सको. आई होप you have liked my video, and yes, I'll be coming up with the next video very soon, so stay safe and stay home.